प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर या यूँ कहिए बीएससी फोर्थ सेम की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आज हम थर्ड यूनिट का पहला लेक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं। आज का हमारा आर्टिकल है फर्मी डिराक स्टैटिक्स। इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको मैंने पीछे जो लेक्चर्स थे उसमें बताया था कि कब हम क्लासिकल मैकेनिक्स, कब हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स और कब हम फर्मी डिराक स्टैटिक्स यूज करते हैं किन पार्टिकल्स के लिए। जिन पार्टिकल्स के लिए फर्मी डिराक स्टैटिक्स यूज होती है उन्हें हम फर्मियाइंस कहते हैं और ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये ओबे करते हैं। यानी कि पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर फर्मी डिराक स्टैटिक्स पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर वो लिख देते हैं और मैं उस क्वेश्चन को लिख ही देता हूँ, आप भी देख लीजिए। क्वेश्चन यही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक assumptions ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिक्स derive the relation। ये रिलेशन हमें ड्राइव करना है और वो कौन सा रिलेशन है वो देख लीजिए। दैट इज इक्वल टू NI इज इक्वल टू GI डिवाइडेड बाई e की पावर अल्फा e की पावर UI बाई KT और +1। ये है जहाँ सिंबल्स जो भी हैं हैव यूजुअल मीनिंग, यानी कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। और किससे स्टार्टिंग करना हमें? बेसिक एजम्पशंस ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिक्स। तो चलिए अब हम पहले उन्हीं एजम्पशंस को लिख लेते हैं। द बेसिक एजम्पशन ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिक्स आर। आप इस तरह से एक एक करके मैं उनको लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स है ये उन पार्टिकल्स के लिए लागू होती है जो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कि द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स दैट these particles are identicals। इनको हम देख करके नहीं बता सकते कि ये कौन सा पार्टिकल है। जैसे किसी सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एक जैसे हैं, हम इन्हें अलग से पहचान नहीं कर सकते, सारे एक जैसे हैं, तो इनकी जो इंटरनल जो एडजस्टमेंट है वो मीनिंगलेस होती है। पहली पॉइंट तो ये है क्योंकि हम इनकी सेपरेटली पहचान नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ये तमाम जो पार्टिकल्स हैं ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। दे ओबे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं तो जो सेल्स होंगी उनकी संख्या नंबर ऑफ पार्टिकल से हमेशा या तो बराबर होंगी या उनसे ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि आप जानते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पेयरिंग कब स्टार्ट होती है। देयरफॉर शो द नंबर ऑफ सेल्स, मैं ज़्यादा इसमें नहीं, जो आपको एग्जाम में लिखना है मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ। इस तरह से आप अपने नोट्स बनाते हुए एक क्वेश्चन तैयार कर लिए। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहले बेसिक एजम्पशंस लिखनी है जो मैं अब लिख रहा हूँ और उसके बाद हम इस रिलेशन को डिराइव करेंगे। बहुत ही कॉमन सी अप्रोच जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की है उनको यूज करेंगे। पिछले लेक्चर में और पिछले वीडियोज़ में जो यूनिट 1 में हमने आपको बताया था बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स वगैरह, उसमें भी हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कॉमन अप्रोच और कॉमन जो रिजल्ट्स थे उनको यूज किया था, उनको यहाँ भी यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप देखते रहिए। सो द नंबर ऑफ सेल्स ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि यहाँ हम ये लेके चलेंगे कि जो GI है नंबर ऑफ सेल्स, ये
ni से ज़्यादा होंगी। ये कॉमन अप्रोच हमें यहाँ अडॉप्ट करनी है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जैसे मान लो सपोज कीजिए हमारे पास ये सिस्टम है और इसमें n पार्टिकल है, लेकिन इस सिस्टम को हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और भी हैं पार्टिकल्स, ये समझ लीजिए पहला कंपार्टमेंट है जिसमें n1 पार्टिकल्स हैं, दूसरा n2 है, तीसरा n3 है, और इस तरह से ये n के कंपार्टमेंट्स हो गए। और इन कंपार्टमेंट्स को भी हमने सेल्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे पहले वाला है, दूसरे में G2 सेल्स हैं, तीसरे में G3 हैं, और इस तरीके से हर कंपार्टमेंट को डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है। ये सारी बातें हम यहाँ लिखने वाले हैं, लेकिन आपको मैंने थर्ड पोस्ट जो इसकी एजम्पशन है वो यही है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दिस सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कंसीडर ए सिस्टम। अब देखिए हमने एक सिस्टम मान लिया है, आप देख रहे हैं ये है। डिवाइड इट इनटू के कंपार्टमेंट्स। इसको हमने के कंपार्टमेंट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया, और हम ये भी मान लेते हैं, ये देखिए कि n1, बिल्कुल अगर आपने पिछला एक आर्टिकल कर लिया ना, तो मुझे पता है कि कौन से स्टेप्स अब हम लेके जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे n2, n3 अप टू nk आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, केथ कंपार्टमेंट रेस्पेक्टिवली, are the number of particles in first, second, third and kth compartment respectively। मैंने कहा था मेरे साथ साथ आप लिखते ज़रूर रहें। अपने हाथ से जब हम समझ करके लिखते हैं तो मैं बहुत अच्छी तरह से लिख के आते हैं, और जो कंपटीशन होता है उन एग्ज़ाम्स में भी हम अच्छा लिख पाते हैं। और भी देखिए G1 क्या है, हमने इनको सेल्स में कहा था ना कि N1 जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, हमने जिसमें N1 पार्टिकल्स है उसको हमने G1 सेल्स में कर दिया है, यानी कि आर दी सेल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, ऐसे ही G2 आर दी सेल्स इन सेकेंड कंपार्टमेंट्स, G3 आर दी सेल्स इन थर्ड कंपार्टमेंट एंड सो ऑन। और इसी तरीके से Gk आर दी नंबर ऑफ सेल्स इन केथ कंपार्टमेंट। ये है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इन्हें लिख लीजिए। अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। सबसे पहले देखिए, क्योंकि जो Gi है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Ni, नंबर ऑफ सेल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कहीं ज़्यादा हैं या फिर बराबर है, और ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होते हैं, मतलब कितनी तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं उन पार्टिकल्स को, वो उन सेल्स के अंदर वो कितनी होती है। फिर हम देखेंगे मीनिंगलेस जो परम्यूटेशंस वो कितनी हैं, फिर मीनिंगफुल जो अरेंजमेंट है परम्यूटेशंस हैं वो क्या हैं, उनकी बात करेंगे, और उसी को तो हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन समझ लीजिए, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट समझ लीजिए, वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू Gi फैक्टोरियल। ये हो गया, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि जो Gi है इट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सेल्स के परम्यूटेशन से ये उसकी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गए। और अगर हम मीनिंगलेस परम्यूटेशन, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे हैं, पार्टिकल्स तो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस परम्यूटेशन कितनी है, नंबर ऑफ मीनिंगलेस
परमुटेशन और मीनिंगलेस अरेंजमेंट। ये कितने होंगे? देखिए प्यारे बच्चों, ये भी आप देख लीजिए, ये हो जाएंगे ni फैक्टोरियल और gi माइनस ni फैक्टोरियल। और टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट और मीनिंगफुल परम्यूटेशन क्या होते हैं? वो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स, इन दोनों का रेशियो। वही तो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। आप कैसे लिखेंगे इसे कि नाउ टोटल नंबर ऑफ, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो पिछले लेक्चर्स में जब हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में डिफरेंट टाइप से परम्यूटेशन वगैरह कम्बिनेशन बताई थी उसमें बता दिया था। तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट, कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल परम्यूटेशन बताइए। प्यारे बच्चों, ये तो हमने आपको बताया ही था, इसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? देखिए, ये मैंने आपको बताया था WI इट इज इक्वल टू, क्या डेफिनेशन है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट और परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट। और ये कितना होगा ये देखिए, इसके बारे में मैं बता ही देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं? GI फैक्टोरियल है, तो आप भी यहाँ लिख दीजिए GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट कितना है? NI फैक्टोरियल और इंटू GI माइनस NI फैक्टोरियल। ये तो एक माइक्रो स्टेट की बात होगी, एक सेल्स की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अगर हम एक पूरे मैक्रो स्टेट की बात करें तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर ए मैक्रो स्टेट क्या होगी? उसके लिए सभी माइक्रो स्टेट्स की जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उनका हम समीशन कर देते हैं। तो देखिए कैसे कर, फॉर ए मैक्रो स्टेट जिसमें कितने हैं पार्टिकल्स? N1 N2, ये सभी पार्टिकल्स हैं जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर, उन सभी की बात कर रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा? W इंटू NI, ये हो जाएगा पूरा। और इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम सेट करेंगे तो I वेरीज फ्रॉम 1 to K। ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे फ्रॉम 1 to K। और ये जो चीज़ें हैं वो सारा GI फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NI फैक्टोरियल अपॉन GI माइनस NI फैक्टोरियल, ये है प्यारे बच्चों। यहाँ पर अभी हम इसका लॉगरिथम ले लेते हैं, टेकिंग द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। ऑन टेकिंग द लॉगरिथम वी राइट टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। बहुत ही आसान सी बात है, जिस तरह से हमने पिछले आर्टिकल्स में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चलिए अब हम log ले देते हैं, तो ये log W, ये देखिए कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू, जब हम इसको करेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का निशान आप जानते हैं, ये डिवीजन है या फिर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐड हो जाते हैं। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n, ठीक वैसे ही। तो ये जो समीशन है ये आ जाएगा इस मल्टीप्लिकेशन वाले स्थान पर, और ये हो जाएगा I वेरीज फ्रॉम 1 to K। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यानी कि log GI फैक्टोरियल, ये देखिए यहाँ पर वो लिख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि नीचे है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा log
एन आई फैक्टोरियल, ये हो गया। इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, माइनस लॉग जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। ये इस पूरे के ऊपर इस तरीके से हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ देख कर क्या अब आप समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा एक हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम स्टार्लिंग थ्योरम कहते हैं। अगर आप उसे यहाँ लगा लेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। आप यही लिखेंगे कि यूजिंग स्टार्लिंग थ्योरम, वो क्या है, जैसे आपको मैंने बताया था पहले कि log n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये होता है n log n माइनस n। ये वाली थ्योरम आप यहाँ लगा दीजिए। तो चलिए ऐसी ही जगह है यहाँ पर, हम ये देखिए, ये समीशन का निशान है, हम एज सच लिख रहे हैं, i वेरीज फ्रॉम 1 to k। और ये देखिए जी आई है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जी आई log जी आई माइनस जी आई। ये देखिए वही था ना, log n फैक्टोरियल का ऐसे लिख दिया, n log n माइनस n। अब इसको करो इसी तरीके से, माइनस एन आई log n आई और माइनस एन आई, वही है ना, क्योंकि माइनस साइन था यहाँ, तो माइनस आता तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस माइनस साइन की वजह से प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन आई ये लिख दिया हमने। ये हमने इसको कर दिया। अब सिंप्लीफाई इसको भी कर देते हैं, कैसे करोगे, वो भी यही, माइनस log जी आई माइनस एन आई। जो चीज़ इसमें कैंसिल होती है उन्हें कैंसिल कर दी, जैसे जी आई से ये जी आई कैंसिल हो गया है, और एन आई से ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचता है ना उसको लिख लेते हैं हम, वो देखिए log W जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, जो बचता है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। समीशन इज टेकन फ्रॉम I1 to K। जो बचता है देखिए, एक ये टर्म बच रही है हमारे पास, जी आई log जी आई, उसके बाद माइनस एन आई log एन आई, फिर बच रहा है माइनस जी आई माइनस एन आई इंटू log जी आई माइनस एन आई, और बाकी सारी टर्म्स तो आप देख ही रहे हैं, जीरो हो गई हैं। ये आ गया अब हमारे पास। एक प्यारे बच्चों, पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ भी किया था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कॉमन अप्रोच जो इन पार्टिकल्स के लिए लागू होती है वो क्या है, मैं वो लिख देता हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगी ये सब कुछ हम क्यों निकालने हैं। ये हमने लॉगरिथम निकाला है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दी कॉमन अप्रोच जो बहुत ज़रूरी है सभी में, जो बार बार हमने डिराइव भी किया है, अप्रोच ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्या है वो देखिए, d इंटू log W माइनस अल्फा डी एन और माइनस बीटा डी यू एंड इट इज इक्वल टू 0, ये है। और हमारा उद्देश्य भी यही है, मैं इसको इक्वेशन भी दे देता हूँ चलिए, कि एक d log W निकालना है, dn निकालना है, du निकालना है, और इसमें रख देंगे और सोल्व कर देंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाना है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। मुझे पता था कि इस अप्रोच को मैं यूज़ करने वाला हूँ, आपको पता नहीं था, इसलिए आपको लग रहा था ये कैसे हो रहा है। अगर ये चीज़ पहले ही हमारे दिमाग में थी, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए कॉमनली हम यूज़ करते हैं, तो ये देखिए log W। अब हम इसे अगर डिफरेंशिएट कर दें तो फिर ये टर्म आ जाएगी, और फिर ये हम पहले से ही जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है किसी सिस्टम में कांस्टेंट रहते हैं, तो डी एन की वैल्यू भी निकाल देंगे, और टोटल एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, तो फिर ये डी यू की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, और यहाँ रख देंगे। सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन जो है, ये जो रिलेशन है जो हमें प्रूव करना है, वो हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी इंटू log W। अब देखिए क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ये समीशन का निशान मैंने वैसे ही लगा दिया है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to K। ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि GI टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट का डिफिनेशन 0 आता है, ये तो 0 हो गया।
अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, माइनस, ये देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कि log ni इंटू dni, ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, प्लस करेंगे लेकिन इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, माइनस log ni, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dni हो जाएगा, ये हो गया इस टर्म का तो हो गया। अब इसका भी ऐसे ही करेंगे, माइनस, ये देखिए फर्स्ट को हम ऐसे ही लिख दिया है gi माइनस ni, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो log इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो gi माइनस ni, ये हो गया, और माइनस डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हो गया dni, ये हो गया, और प्लस सेकंड ये है, यहाँ पर क्या है log gi माइनस ni, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये यहाँ माइनस dni आएगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये प्लस dni कर दिया, ये देखिए यहाँ पे कर दिया है इसको, और इस तरीके से हम इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ कैंसिल होती है, देखो ni से ये ni कैंसिल हो गया, gi से ये चीज़ कैंसिल हो गई, और यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ माइनस dni बचता है, यहाँ पर प्लस dni है, तो ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, जो बचती है मैं उसे लिख देता हूँ d log w इट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए i वेरीज फ्रॉम 1 to k, जो बचता है एक तो ये टर्म बची हुई है हमारे पास कि log gi माइनस ni माइनस, ये देखिए log ni, ब्रैकेट को कर दिया हमने बंद, और ये हो गया dni एंड इट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन और आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि हमें ये टर्म चाहिए थी। पहले हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, देखिए भूमिका बनाई थी कि पहले हमें थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट चाहिए, और उसके लिए हमने एक पूरा सिस्टम आना, उसको कंपार्टमेंट्स में, सेल्स में, नंबर्स, और कुछ उसमें जो डेफिनेशंस थी हमारी कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट, जिसे हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो करके WI निकाला, और उसके बाद हमने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट निकाला, फिर उसका लॉगरिथम लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, और इस तरह से हमारे पास ये टर्म आ गई। लेकिन अभी भी हमें ये dn और du ये और चाहिए, और हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है किसी भी सिस्टम में वो कांस्टेंट रहते हैं। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम जब मान के चले थे, बेसिक एजम्पशंस में ही हम इसको लेके चलते हैं, तो चलिए वही चीज़ लिख लेते हैं। आल्सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था ना आपको कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अब जब ये कांस्टेंट है तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि dn निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गई। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ dni i वेरीज फ्रॉम 1 to k। क्यों? हम जानते हैं कि जो n होता है वो i वेरीज फ्रॉम 1 to k होता है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 आता है। एक ये इक्वेशन हमारे पास 3 आ गई। एक हमें ये और चाहिए प्यारे बच्चों, du की वैल्यू, और हम ये भी जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी नेक्स्ट ये है टोटल एनर्जी आल्सो रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है इसलिए टोटल एनर्जी क्या होती है, U। और U को हम कैसे लिखते हैं भाई, एक पार्टिकल की एनर्जी मान लो पहला वाला ही कंपार्टमेंट है ni इंटू ui, ये और सबको जोड़ दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी i वेरीज फ्रॉम 1 to k, और ये कांस्टेंट रहती है। और कांस्टेंट रहती है तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें यानी कि जो du आएगी वो क्या आ जाएगी, देखिए du अब हमारे पास आ जाएगी i वेरीज फ्रॉम 1 to k ui इंटू dni एंड इट इज इक्वल टू 0।
ये एक इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ गई। आप समझ गए होंगे हमारा जो लक्ष्य था, एक d log w चाहिए था, एक dn चाहिए था, एक du चाहिए था। अब इन तीनों की वैल्यूज यानी कि d log w इक्वेशन नंबर 2 से, dn इक्वेशन नंबर आप देख रहे हैं ये रही हमारे पास dn की वैल्यू, और du फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बिकम्स, देखिए प्यारे बच्चों, d log w की जगह हम ये लिख रहे हैं, यानी कि समीशन ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to k। ये देखिए, ये हम सभी में कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, log gi माइनस ni माइनस log ni, ये देखिए dni हम बाहर ले लेंगे, उसके बाद अल्फा dn, तो मैं यहाँ पर माइनस अल्फा dni को बाहर लेंगे और माइनस बीटा ui, और कॉमन यहाँ ले रहे हैं dni एंड इट इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। क्योंकि ये जो dni है ये इंडिपेंडेंट है, तो इसका जो ये कोफिशिएंट है ये भी 0 आएगा। सो वी कैन राइट हियर दैट log gi माइनस ni माइनस log ni माइनस अल्फा माइनस बीटा ui इट इज इक्वल टू 0। इसका जो कोफिशिएंट है dni का वो भी 0 कर दिया हमने। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, हम इन टर्म्स को राइट साइड में लेके जाते हैं। तो और यहाँ से देखिए log m माइनस log n किसके बराबर आप जानते हैं, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, log gi माइनस ni डिवाइडेड बाई ni, ये लिख दिया आपने। और ये जो थी दोनों टर्म्स हम राइट साइड में ले जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा ui। ये देखिए, ऑन टेकिंग एंटी लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स, इसको लोगरिथम को बाहर लेंगे तो gi माइनस ni डिवाइडेड बाई ni इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा और इनटू ई की पावर बीटा ui। ये देखिए, इन दोनों को हमने लोगरिथम ले लिया है। अब देखिए इसको और आगे हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये देखिए gi के नीचे ni आ गया है माइनस 1, क्योंकि जब ni के नीचे ni तो ये 1 हो गया, एंड इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, e की पावर अल्फा इंटू ई की पावर, ये जुड़ ही जाएंगे यहाँ पर, e की पावर बीटा ui। ये देखिए प्यारे बच्चों, और ये जो 1 है इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे gi डिवाइडेड बाई ni एंड इट इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर बीटा ui, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1। इसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि हमें ni को, हमें ये वाला जो हमें पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमें ये निकालना है, तो हम देखिए कैसे लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं ni बाई gi। ये देखिए, एंड इट इज इक्वल टू, जब इसका उल्टा ही कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर बीटा ui प्लस 1। ये देखिए, और ये जो gi जो यहाँ डिनोमिनेटर में है ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके gi। ये देखिए, और आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिल गया है। इसी रिजल्ट को हम कहते हैं फर्मी डिराक रिलेशन, इट इज कॉल्ड, यानी कि आप इसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड फर्मी डिराक रिलेशन। ये देखिए, और इसे आप सोल्व कर सकते हैं। क्या किया है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल। आपको जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक अजम्पशंस ऑफ द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डिराइव दिस रिलेशन वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अजम्पशंस लिख देंगे। वो सिंपल सी अजम्पशंस की फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं,
दूसरी बात आप लिखेंगे कि वहाँ पर कि दे ओबे दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके बाद लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ ए सिस्टम एंड टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये सब लिखने के बाद जब आप इस काम को चलते हुए करते हुए चलेंगे तो सबसे पहले क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं तो जीआई जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है नंबर ऑफ पार्टिकल से कहीं ज़्यादा होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो अरेंजमेंट है जिसे हम परम्यूटेशन के भी कहते हैं वो क्या होगा, जीआई फैक्टोरियल हो गया था। और उसके बाद मीनिंगलेस जो परम्यूटेशन था वो भी आपको बताया था, जीआई एन आई फैक्टोरियल इंटू जीआई माइनस एन आई फैक्टोरियल आया था। और टोटल मीनिंगफुल अरेंजमेंट जिसे हमें थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं WI, वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल परम्यूटेशन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस परम्यूटेशन। और उसके बाद वो चीज़ आ गई थी एक माइक्रोस्टेट के, अगर हमें पूरे मैक्रोस्टेट की तो फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था उनको एक तरह से और थोड़ा सा सोल्व कर दिया था। फिर कुछ कॉमन अप्रोच जो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की है उन्हों यूज करते हुए और सिंप्लीफाई करते हुए स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करके और हम धीरे धीरे अपनी इस रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ पहुंच गए थे। यानी कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। मैंने पूरे लेक्चर को जो 2 मिनट के अंदर आपको बता दिया है क्योंकि यही मेन स्टेप्स होते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस आपका अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा और बाकी के जो कुछ लेक्चर्स हैं आपके इस यूनिट के और पिछले यूनिट्स के वो इन 2 चैनल्स के ऊपर अवेलेबल हैं, आप ज़रूर उन पर देखें। पहला तो वही है कि फिजिक्स बाय आईसी सर, दूसरा जो यूट्यूब चैनल है वो है आईसी सर फिजिक्स। और आप तो इन दोनों ही चैनल्स को बस क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए अगर आप नए हैं और अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल है। मेरा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की तरफ को ये इजी, बिल्कुल ये एक सिंपल और घर बैठे उनकी तैयारी हो सके और बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सके एग्ज़ाम्स में। कैसे लग रहे हैं, इनको हम और ज़्यादा इफ़ेक्टिव आने वाले लेक्चर्स के लिए कैसे बना सकते हैं, क्या कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको और वीडियोज चाहिए और लेक्चर चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई और ज़्यादा इजी हो जाए, वो हमें कमेंट्स करें। साथ में शेयर करें इन्हें दूसरे स्टूडेंट्स को जो इसको सब्सक्राइब करके और वो भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सके। और प्यारे बच्चों, ऐसे ही और लेक्चर्स हमारे इन दोनों चैनल्स पर आपको मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।